जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे उमेश अग्रवाल जी का इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, सिंपल सा एक स्टेटमेंट आया है। सिंपल सा क्या, बहुत ही दुनिया हिला देने वाला स्टेटमेंट है शी जिनपिंग का। अपने एनुअल एड्रेस में, या यूं कहें 2025 के इंट्रोडक्टरी एड्रेस और 2024 के जाते हुए ईयर को अगर हम देखें तो हमारे को एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि मिस्टर शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने ताइवान के बारे में, ताइवान की एक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ आइलैंड्स है अमेरिका की, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है ताइवान। और अगर ताइवान पे चाइना का कब्जा होता है तो इसका मतलब ये है ग्वांतानामो बे और हवाई आइलैंड तक, वो पर्ल हार्बर जैसे आइलैंड्स तक चाइना को, अमेरिका को रोकने, चाइना को रोकने की अमेरिका की कैपेसिटी नहीं। ऐसे में चाइना तड़प रहा है इस ताइवान पर कब्जा करने के लिए। लेकिन यहां थोड़ा सा, भाई वैसे तो प्लान ये था कि 2050 तक कब्जा करेंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने इस कब्जे को मतलब थोड़ी जल्दबाजी दिखाई और 2013 में ही प्रोसेस शुरू कर दिया, और 2024 तक आते आते सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी हैं कि वो ताइवान पर कभी भी कब्जा कर सकता है, और पॉसिबली उसे 25 साल पहले खींच के ले आया और 2025 तक यही चीज उसने दोहराई है कि हम ताइवान पर कब्जा करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ऐसे में अमेरिका भले ही कहीं भी खड़ा हो, लेकिन इंडिया को पॉसिबली ताइवान के साथ कुछ हाथ मिलाने का मौका मिल गया। इंडिया भले ही साइलेंटली सही ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, कुछ जगहों पर इंडिया की प्रेजेंस के नाम आ रहे हैं। इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि असलियत में चाइना का ताइवान प्ले गेम है क्या, अमेरिका उसमें कहां खड़ा है, और इंडिया का भी तो इन्वॉल्वमेंट अगर आ रहा है तो भैया इंडिया एकदम से ऐसे कहां से आ गया। उमेश जी। सर जी देखिए, आपने जो बताया था कि उनका जो इंटीग्रेशन था ताइवान का, वो कुछ अगले डिकेड तक करने का विचार था। ठीक है। बट आपने देखा कि 2013 से जब शी जिनपिंग आए थे, उस टाइम से उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि यूएस देख नहीं रहा है, यूएस को सब कुछ मालूम है। लोग समझते हैं कि यूएस अभी एक्ट नहीं कर रहा है तो वो उसकी जो शक्ति है वो कम हो गई है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यूएस वॉर में तब आता है, तब उसके एलाइज, जो उसके सबसे ज्यादा, उसके दुश्मनों के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा जो डैमेजेस है वो अपने एलाइज को करवाता है। वो लास्ट में आके नॉकआउट पंच देता है, जैसे उन्होंने जापान के वो दिया था दूसरे दूसरे विश्व युद्ध में। उसके पहले वो एलाइज को भी आर्म्स बेच रहा था, वो जर्मनी को भी आर्म्स बेच रहा था। तो यूएस का हमेशा वही रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो अमेरिका है, चाइना की चीजें देख रहा है, और वो देख रहा है कि चाइना कितना बढ़ेगा। और उसको लग गया, जब उसको लगा कि चाइना थ्रेट होता जा रहा है, तब आपने देखा कि 2022 में नैन्सी पेलोसी, जो उस समय यूएस की स्पीकर है और अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थर्ड उसकी रैंकिंग आती है, उसने ताइवान को विजिट किया। तब चालू हो गया था मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी। उसके बाद ताइवान ऑथराइजेशन एक्ट भी उधर पास किया गया था, जिसके कारण अमेरिका ने बोला था कि वो ताइवान को एड भी देगा और उसको आर्म्स भी बेचेगा। तो अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स एंड एम्युनिशंस बेचा जा रहा है उसको। तब एक चीज आप नोट करिए, चाइना ऐसा है कि अपनी जगह, अपने एरिया में, और फिर ये जगह अटलांटिक में लेके जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि 2 महीने पहले पेरू लीमा के अंदर उन्होंने एक पोर्ट उन्होंने इनॉग्रेट किया। पनामा कैनाल को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि हम अपनी इसको अपना, उन्होंने वहां पे बोल दिया कि चाइनीज कंपनीज को गेट आउट होने के लिए। ठीक है। अगर पनामा ने नहीं करता है तो पनामा कैनाल को ऑक्यूपाई भी कर सकता है, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये लगता है कि अभी उसका वो डिफेंसिव पोस्चर में है। वो चाहता है मेक अमेरिका सेफ अगेन। ही इज प्लेइंग दैट्स द डिफेंसिव पोस्चर। ग्रीनलैंड में भी चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। तो आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम ये परचेस ही कर लेंगे आइलैंड। और आज डेनमार्क ने
एग्री भी कर लिया है और ग्रीनलैंड ने भी एग्री कर लिया कि वो यूएस के कंसिडरेशंस को नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो एक तरह से टेरिटरी हो चुकी है। सर अब क्या है कि यूएस चाहता है कि जो वॉरफेयर है जो अटलांटिक में गया है वो वापस साउथ चाइना सी आ जाए, स्ट्रेट ऑफ ताइवान पे आ जाए। तो इसके लिए वो मिलिटराइज कर रहा है ताइवान को आर्म्स बेच रहा है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते थे आपने देखा था जो नैनो सेमीकंडक्टर चिप्स है जो वो उसकी एक्सपोर्ट बंद कर दिया है उन्होंने चाइना को। और उसके जवाब में चाइना ने यूएस के अगेंस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स जो जर्मेनियम है और गैलियम है वो बैन कर दिया था। यूएस की बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया और एक्सपोर्टिंग आर्म्स टू ताइवान। सेकेंड आपने ये भी देखा है कि शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनवाइट भी किया जिसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि शी जिनपिंग के लिए एक ही चीज है कि अगर आपने आर्म्स दे रहे हो ताइवान को दैट दैट वी कैन नॉट अग्री। तो एक तरह से यूएस को बता रहे हैं कि आज जिस हिसाब से यूएस प्रोवोक कर रहा है कि चाइना ताइवान पे हमला करे, जैसे उन्होंने प्रोवोक किया रशिया को यूक्रेन पे हमला करने के लिए ताकि उनकी इकोनॉमी को फर्क पड़े। इकोनॉमी का प्रॉब्लम आता है तो यूएस जैसे जैसे आपने देखा है चाइना वांट्स टू डिस्प्लेस यू अमेरिका एज द नंबर 1 इकोनॉमी जो अगले 7-8 साल में हो सकता है। तो वो क्या सोच रहा है कि वॉर यहाँ पे उनके बैकयार्ड में कर दो तो अमेरिकन शोर्स आए ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम होगा इधर हम आर्म्स देंगे, आपस में दोनों कंट्रीज लड़ते रहेंगे जिसके कारण हम बचते रहेंगे। और अभी न्यूज भी ये आई है कि ताइवान ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बना ली है जिसकी स्पीड माक 6 है, केनटियांग बोलते हैं उसको, उसका मास प्रोडक्शन भी करना चालू कर देंगे। और कहीं कहीं बात हो रही है कि इसके अंदर इंडिया का हेल्प भी आया है, लोग ये भी बोल रहे हैं। सर सेकेंड एक चीज देखिए कि ताइवान अपना मिलिट्री बजट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उसका कुछ मिलिट्री बजट 18 से 20 बिलियन डॉलर का है, बहुत कम है। चाइना का 250 बिलियन डॉलर के अगर देखे जाए तो शायद 7 to 8% ही है। बट ताइवान में ये ऐसा है कि छोड़ने वाला नहीं है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। और सबने देख लिया कि जैसे हांगकांग के अंदर वहां पे डेमोक्रेसी को क्रश किया है। ताइवान वाले कभी भी नहीं चाहते वो चाइना के भाग बने क्योंकि चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम शायद 13 से 14 हजार डॉलर्स है, जबकि ताइवान में बताते हैं अराउंड 50 से 60 हजार डॉलर है, मतलब 4 गुना उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़कर है। तो एक तरह से वहां पे प्रॉब्लम्स और बढ़ने का ही है क्योंकि रोज आप सुनाई देता है कि चाइना एयर उनके जो एयर जोन होते हैं ताइवान के एयर जोन में वहां पे अपने प्लेन्स भेज देता है। वो चाइना के जो ताइवान के अगेंस्ट जो ताइवान स्ट्रेट है उनको एनसर्कल भी कर रहा है। सर प्रॉब्लम तो बहुत सारा कर रहा है ताइवान। वो ताइवान का रिस्पांस सिस्टम देखना चाहता है, ताइवान कितनी देर में डिप्लॉय करता है, ताइवान की सारी मिलिट्री एक्शन कैसे होगा, रिस्पांस टाइम क्या होगा, कौन से टाइप ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट यूज करेगा, चाइना उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी कर रहा है। कभी ना कभी तो अटैक करने ही वाला है क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि 2025 या 26 में कुछ एक पीस मिल अटैक होगा कहीं ना कहीं क्योंकि चाइना को अपना बताना पड़ेगा कि वो एशिया में नंबर 1 पावर है। वो अमेरिका से कन्फ्रंटेशन में आएगा, कब आएगा नहीं मालूम, पर इतना सारा बिल्डअप जो हो रहा है उसका एक ही चीज है कि एक पॉसिबल वॉर हो सकता है। सर आपकी इस बात को जो जस्टिफिकेशन की अगर थोड़ी सी वो जरूरत पड़े तो मेरे को जो दिखाई देता है इंडिया के मामले में कंटेक्स्ट में वो ये दिखाई देता है कि पिछले कुछ टाइम में इंडिया और ताइवान का जो एक प्रेम प्रीत है वो कंपैरेटिवली बढ़ गया है। और वो इस लेवल पर बढ़ गया है प्रेम प्रीत एकदम से कि अगर हम देखें तो दोनों के दोनों आपस में काफी ज्यादा जो जो है एंगेज्ड हैं एक दूसरे के साथ। सबसे मेन बात ये है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नाम पर ताइवान की 2 बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर आई, वो एक अलग मैटर है कि इंडिया ने कहा यार तुम दोनों ही पैचअप करके रहोगे, इससे अच्छा नीदरलैंड जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने की मशीन्स बनाता है उनके साथ तुम पैचअप करो। और दोनों के दोनों कंपनियों ने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, पार्टनरशिप की, और अब यानी ताइवान और नीदरलैंड दोनों मिलकर इंडिया के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीच में शोर मचा था कि बड़ा झटका, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई थी
कि दुनिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स जो है वो गिव एंड टेक है। अब क्योंकि जियो पॉलिटिक्स गिव एंड टेक है, तो ऐसी सिचुएशन में इस गिव एंड टेक की सिनेरियो में इंडिया ने क्या दिया? तो जब इस हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसके चक्कर के अंदर इंडिया का नाम आया, तो अब समझ में आया कि चाइना को, सॉरी, ताइवान को पूरे तरीके से अमेरिका पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद कुछ कदम उठा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान कोई आर्म्स मैन्युफैक्चर करता हुआ नजर आए, इसलिए उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पार्टनर चाहिए था। इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल के नाम पे तो बहुत ही जबरदस्त लेवल की, और चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई में क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया दुनिया में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस चीज को दिया गया अब समझ में आ रहा है, यानी इंडिया ने जियो पॉलिटिकल मूव चलते हुए अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा करने के बदले में अपनी कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो ताइवान के साथ शेयर करी, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ताइवान को इंडिया का फायदा हुआ, इंडिया को ताइवान का फायदा हुआ, और ये गिव एंड टेक गेम के अंदर जो है वो दोनों साथ साथ। अब आप इस बात से कितना सहमत हैं मेरे को बताइए, फिर मैं एक अगला क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है इसमें, वी कैन नॉट बाइनरी में ही नहीं बोल सकते यही चीज हुआ है। अभी जैसे देखिए, ताइवान की कॉन्सुलेट, जो कॉन्सुलेट एम्बेसी है वो मुंबई में खुली है, ठीक है। ऑलरेडी दिल्ली और चेन्नई में फंक्शनल थी, जो लास्ट ईयर ही खुली है, जिसको चाइना ने बहुत बढ़कर अपोज किया था। और लास्ट ईयर ताइवान ने इंडिया के थ्रू स्किल लेबर्स उनको चाहिए थे, ब्लू स्किल लेबर्स, तो उन्होंने कुछ वीजा भी इश्यू करने की बात हुई थी, जिसके कारण बाद में ताइवान के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट से लोगों को लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और रहन सहन ताइवान के लोगों से मिलता है। तो भारत में बहुत बड़ा इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा बैकलैश भी आया था, वो चीज वापस ट्रैक पे आ रही है। ताइवान भारतीयों को वीजा देने के लिए रेडी है, वो वहां पे रेजिडेंट वीजा भी दे रहा है, वर्क वीजा भी दे रहा है, फैमिली वीजा भी दे रहा है, जैसा आप चाहे वैसा करना रेडी है। और जो फॉक्सट्रॉनिक्स है, जो कंपनी है, वो भी आपने देखा होगा कि एप्पल का जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो इंडिया में बैठा रहे, ठीक है। और सब एक चीज और भी आप देखेंगे कि ताइवान और इंडिया आज की डेट में एक तरह से नेचुरल पार्टनर्स भी बनते जा रहे हैं अनऑफिशियली, क्योंकि इंडिया भी आज अभी तक वन चाइना पॉलिसी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, और अनऑफिशियली अगर आप देखा जाए तो कोऑपरेशन बढ़ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। और अब जैसे मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि अब शायद इंडिया ने अनऑफिशियली क्लैंडस्टाइनली उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले हमारे मिलिट्री जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स भी ताइवान जाके आए थे। तो सर कहीं न कहीं कोऑपरेशन की बात हो रही है। जैसे इंडिया अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में अभी एक्ट कर रहा है, वो ताइवान को भी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेता जा रहा है। और ताइवान आगे जाके भारत के लिए एक बहुत ही एक तरह से एक बोलते हैं टिपिंग पॉइंट हो सकता है चाइना को टेम करने के लिए। अब सर मेरा एक क्वेश्चन यहां पर यही है कि इस मामले में इंडिया का जो क्रूशियल रोल है वो किस हद तक जाएगा, कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हेल्प करने के मकसद तक, या कल को अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है, उसको खत्म कर, उस पर कब्जा करता है, तो इंडिया और अमेरिका जो है वो कुछ करे या ना करे, इंडिया भी मिलिटरीली कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सर, क्वाड की समिट जो हो रही है, जो क्वाड जो है वो 2025 में इंडिया में होने वाला है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे। जो इंडो पैसिफिक में कैसे उसमें डायनामिक्स बनते हैं, वी हैव टू थिंक ऑन दैट, कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट चाइना से कॉन्फ्रंटेशन चाहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप जो फर्स्ट टर्म में जो उन्होंने डायरेक्ट चाइना से कॉन्फ्रंटेशन किया है, वो सेकेंड टर्म में भी वो करेंगे क्या, वो हमें बस देखना है। क्योंकि पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज नजर आती है मुझे, मेरे हिसाब से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना करके वो चाहेंगे कि एक तरह से ब्लॉकेट करें। और इसमें मेरे हिसाब से जापान का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जापान ताइवान के पास में है। भारत सिर्फ क्लैंडस्टाइन वे में सपोर्ट करेगा, वो ट्रेड टाइज बढ़ाएगा, वो पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएगा, अपने सेमीकंडक्टर का जो उनकी टेक्नोलॉजी है इंडिया में लाने की कोशिश करेगा।
पर डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेगा। भले ही वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, वो फैसिलिटेट कर सकता है कि ताइवान को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे उसको लगेगा कि ताइवान को ये टेक्नोलॉजी चाहिए, डायरेक्ट ना देख के किसी एलआई को बोल देगा कि भैया आप उसको दे दो, तो वैसा भी काम हो सकता है। तो डायरेक्ट सपोर्ट में नहीं आएगा भारत, ये मेरा मानना है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया डायरेक्ट सपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला एक खेल इंडिया के खिलाफ चाइना इंडियन ओशियन में खेल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस बनाकर इंडिया वैसा कुछ खेल, या स्ट्रिंग ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स कहेंगे कुछ और कहेंगे, सर इसको चाइना के नेकलेस ऑफ खिलाफ। नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं कोई लोग। जैसे आपने बरोबर बताया कि वियतनाम बात कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, इंडोनेशिया के साथ हमने ऑलरेडी करार करने वाले हैं 26 जनवरी को। फिलीपाइंस को हमने बैटरीज दे दी है ब्रह्मोस की, वैसे मलेशिया भी रेडी है। और सबके प्रॉब्लम चल रहे हैं चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने क्या किया, उन्होंने बना लिया एक तरह से साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड, और आर्टिफिशियल आइलैंड को मिलिटराइज भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी फिशिंग मिलिशिया भी खड़ी कर दी। उस फिशिंग मिलिशिया को रख के वो जो उधर के आइलैंड्स होते हैं बाकी कंट्रीज के, उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। उसके ऊपर वो और किसी को अलाउ नहीं कर रहा है कि वहां पे वो डीप सी ड्रिलिंग करके ऑयल या नेट रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सके। चाइना वहां पे अपनी दादागिरी कर रहा है। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, सब लोगों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, और एक तरह से चाइना को एक तरह से बता रहा है कि अगर आप हमारे बैकयार्ड में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपकी बैकयार्ड में इतने लोगों को आर्म्स बेचेंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। और सर एक चीज देखिए कि ये जो आर्म्स बिक रहे हैं, भारत उसके लिए क्रेडिट दे रहा है, और इसके अंदर रुपए के अंदर अपने लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है। भारत बहुत ही सीरियस है चाइना को कॉम्पिटिशन देने के लिए। और आगे जाके देखिए डायरेक्ट सपोर्ट तो होगा नहीं, पर इस तरह से जो बोलते हैं ना नेटवर्क ऑफ सपोर्ट, चाइना का जो मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो ताइवान के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट करके उसको स्प्रेड कर देगा। अगर समझ लीजिए सब कंट्रीज के पास अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम्स आ जाते हैं, तो चाइना का जो मिलिट्री पावर है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, उसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा। तो इस तरह से चाइना की हेल्प कर रहा है ताइवान, सॉरी ताइवान की हेल्प कर रहा है इंडिया चाइना के खिलाफ, मेरा ये मानना है। आपका एक लास्ट फाइनल कमेंट, कब तक ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड पे ब्लड शेड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है? सर जब तक जी जिनपिंग के खिलाफ अगर तियानमेन स्क्वायर जैसा वापस अपराइजिंग नहीं होता है, जिस दिन उनको लगा कि ये प्रॉब्लम होगा, उस दिन जी जिनपिंग ताइवान के ऊपर हमला कर देगा, भले कुछ भी हो जाए। चाइना के अंदर अगर अनरेस्ट बढ़ता है, उनकी इकोनॉमी डाउन होती है, वहां पे बैंक्स कोलैप्स होते हैं, वहां का रियलिटी सेक्टर कोलैप्स होता है, और चाइना का डेब्ट आज जैसे मैंने बताया 360% है, वो सरफेस होता है। उस दिन भले कुछ भी हो जाए, अपने आप को बचाने के लिए ताइवान के ऊपर हमला होगा, और एक तरह से ब्लडशेड भी होगा, और यूएस की शिप्स भी आएगी। वो कब होगा हमें नहीं मालूम, ये सब चीज बहुत सी स्पेकुलेशन है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी हैव टू फॉलो। और जब जियोपॉलिटिक्स में इवेंट्स होते हैं वो बहुत सालों तक होते नहीं है, और जब होते हैं 3-4 महीने के अंदर सारी कायाकल्प बदल जाती है। सो वी हैव टू बी रेडी, व्हेन इट विल हैपन नोबडी कैन से एनीथिंग। कभी भी हो सकता है। इंडिया यस, के गेम चेंजर साबित होगी। देखिए इंडिया तो अपना गेम खेल ही रहा है ना उधर, सबको आप कर ही रहा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका में ये आपने देखा गेम है, चेंजर किस लेवल तक देख रहे हैं आप, गेम चेंजर? सब इंडोनेशिया के अंदर सबांग पोर्ट को हमने मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। चांगी पोर्ट में हम अपना मिलिट्री, वहां पे भी हम अपना मिलिट्री जो अपने नेवल शिप्स है उधर जाके रिफिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपने हम लोग अपना ईस्टर्न कमांड भी बना रहे हैं, जिसके अंदर निकोबार आइलैंड में 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स अरे बे ऑफ बंगाल से निकाल सकते हैं। क्योंकि जिस आपको ध्यान की हैरानी होगी, इंडोनेशिया इज एक्सट्रैक्टिंग ऑयल पर डे 1 मिलियन बैरल्स पर ऑयल पर डे सुमात्रा बेसिन से, और ये थोड़ा सा ही ऊपर है हमारे पास जो हमारे वाटर्स में आता है। सर बोला जाता है कि जितना रिजर्व्स
ये अंडमान और निकोबार के पास है, दैट रिजर्व्स इज इक्विवेलेंट टू द रिजर्व्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। अगर भारत उसको टैप कर देता तो अगले 70 साल तक भारत को ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, भारत एक्सपोर्ट कर लेगा। बस तो फिर पेट्रो डॉलर इकोनॉमी तो कोलैप्स कर जाएगी अगर हम खुद ही निकाल लेंगे तो। सर आप सोचिए ना, अगर इंडिया अगर नहीं लेता है ऑयल अक्रॉस द वर्ल्ड तो कितनी इकोनॉमीज को तकलीफ होगी, और कितनी इकोनॉमीज ट्राई करेंगे कि इंडिया ये कैपेसिटी ले न सके। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को कितना ज्यादा प्रेशर हो रहा होगा कि जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में उन्होंने चालू कर दिया है। अब इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो बॉर्डर्स के पास है पहले उधर वो ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है वहां पे टीटर कमांड बनाने के बाद भारत वहां पे भी चालू कर सकेगा, वहां पे भी वो वेसल्स भेज के अपना ऑयल रिग्स भेज के एक्सप्लोरेशन करके एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सर टाइम बहुत है इसके लिए, और भारत की कुछ कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज है, वो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है प्राइवेट, उन्होंने भी एक तरह से वीटो करके रखा है। नाम नहीं बोल सकते आपके शो पे, नहीं तो उनके लॉयर्स आपको एक लीगल नोटिस भेज देंगे। तो बस इतना ही बात है, आप समझ गए समझ होंगे। गए सर। हाँ खैर सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना पक्का है कि सिचुएशंस काफी ज्यादा तेजी से बदल रही हैं और हमें इस चीज को समझना होगा कि बहुत ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। ये खैर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूं आगे भी हमें ऐसे ही टाइम मिलता रहेगा। आज आपने बहुत अच्छे से ज्ञान देकर हमें समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, सर का जो वेबसाइट है indiachronicle.in उसे जरूर विजिट करें, और हमारा चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।